नमस्कार मित्रों, मैं शिवमन सोलंकी एडवोकेट अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पुनः एक नए विषय की ओर ले जाने के लिए आया हूं। आज का विषय है मकान मालिक किराएदार से संबंधित विवाद के संबंध में आज मैं बात करूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मकान मालिक किराएदार से निर्धारित किराए की रकम को लेने से इनकार कर देता है, या फिर मूल मकान मालिक यानी कि जो जिससे आपने मकान लिया था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में अगर उसके एक से अधिक बच्चे हैं तो सभी किराए पर दावा करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ऊहापोह की स्थिति बन जाती है कि न्याय किसको किराया दिया जाए, तो इस स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 में ये व्यवस्था की गई है कि आप न्यायालय परिसर में आकर के किराया प्राधिकरण को किराया जमा कर सकते हैं। इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 की धारा 14 किराया जमा करने के लिए बात करती है। धारा 14 में बताया गया है कि अगर किराया प्राधिकरण के पास यदि किराया जमा करना हो तो उस स्थिति में भूस्वामी किराए और अन्य संदेह प्रभार को स्वीकार करने से इनकार कर देता है या फिर रसीद देने से इनकार कर देता है। वहाँ भूस्वामी को किराए और अन्य प्रभारों को समझाए लगातार 2 महीने तक डाक मनी ऑर्डर द्वारा या किसी अन्य रीति से इस प्रकार से किया जाएगा जैसा विहित किया जाए। और यदि भूस्वामी ऐसी अवधि के भीतर किराया या अन्य प्रभारों को लेने से इनकार करता है तो किराएदार किराया प्राधिकरण को ऐसी उस रीति से जमा कर सकता है जैसा कि विहित किया जाए। तो धारा 14 की उपधारा 1 बताती है यदि मकान मालिक किराया लेने से इनकार करता है तो उस स्थिति में किराएदार लगातार 2 महीने तक मनी ऑर्डर के द्वारा या फिर अन्य किसी रीति से मकान मालिक को किराया भेजेगा। और अगर 2 महीने तक वो लगातार किराया लेने से इनकार करता है तो उस स्थिति में वो किराया कोर्ट में जमा कर सकता है, या 2 महीने तक लगातार किराए की रसीद देने से इनकार करता है तो भी उस स्थिति में न्यायालय कोर्ट में जमा कर सकता है। अब इसके उपनियम 2 में बताया गया है कि किराएदार द्वारा जमा की जाने वाली राशि के साथ एक आवेदन पत्र संलग्न किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित की जाएंगी। क्या क्या होंगी? वो परिसर जिसके लिए संदेह किराया या अन्य प्रभार जमा किए जाएंगे उस परिसर की पहचान के लिए पर्याप्त विवरण होगा, यानी जिस मकान के जिस हिस्से का आपको किराया जमा करना है तो उस हिस्से की विशिष्ट पहचान के लिए आपको पर्याप्त विवरण बताना पड़ेगा और उस आवेदन पत्र में दर्शाना पड़ेगा। ऐसी अवधि जिसके लिए संदेह किराया और प्रभार जमा किए गए हों, जिस अवधि के लिए आपने किराया जमा करना है उस अवधि का आपको जिक्र करना पड़ेगा। भूस्वामी या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और पते जो इस तरह के किराए और संदेह प्रभार होने का दावा करते हैं, यानी भूस्वामी या फिर मकान मालिक या एक से अधिक मकान मालिक है तो उनके सबके नाम पते जो इस किराए की रकम को प्राप्त होने का और यह अपने आप को मकान मालिक बताने का दावा करते हैं। ऐसे कारण और परिस्थितियाँ जिसके लिए किराया और संदेह प्रभार जमा करने का आवेदन किया गया हो, ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो कि आवश्यक हों। उपधारा 3 में बताया गया है जहाँ किराएदार ये भी निश्चय करने में असमर्थ है कि किराएदारी करार की अवधि के दौरान किराया किसको संदेह है, वहाँ किराएदार ऐसे मामले में किराया प्राधिकरण को किराया उस रीति से जमा कर सकता है जैसा कि विहित किया जाए। तो यहाँ पर जो उपधारा 3 में जो स्थिति बताई गई है उसमें ये साफ साफ यह बताया गया है कि अगर किराएदारी करार की अवधि के दौरान यदि ये स्थिति आ जाए कि किराया किसको देना है, ये स्थिति तब आती है जब मूल मकान मालिक की मृत्यु हो जाती है और उसके एक से अधिक उत्तराधिकारी होते हैं, उन सभी किराए पर दावा करते हैं, या कोई अन्य किसी विवाद होने की स्थिति में जब मालिकाना हक का विवाद होता है तब उस स्थिति में ऐसी स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति में उपधारा 3 यानी धारा 14 की उपधारा 3 के अंतर्गत किराया जो है विहित प्राधिकारी के पास यानी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास किराया जमा किया जा सकता है। धारा 4 की उपधारा बताती है कि जहां उपधारा 3 के अधीन किराया जमा किया जाता है वहां किराया प्राधिकारी उस मामले की पूछताछ करेगा कि किराया किसको संदेह है और मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि उचित समझे। यानी कि धारा 4 में बताया गया है कि अगर एक से अधिक उत्तराधिकारी मकान मालिक होने का दावा करते हैं तो सबसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा
कोड और उनसे पूछेगा कि भाई आप में से किसको किराया दिया जाए, इसमें किसी को आपत्ति ना हो। आपसी सहमति से वो किसी एक व्यक्ति के नाम जो है किराया देने के लिए आदेश कर देगा। उपधारा 5 में बताया गया उपधारा 1 और उपधारा 2 के दिन जमा किए गए संदेह किराए और अन्य प्रभाव का आहरण भूस्वामी के विरुद्ध किसी स्वीकृति के रूप में होगा या किराएदार द्वारा कृत किसी अन्य दावा के रूप में नहीं किया जाएगा। यदि भूस्वामी किराए के करार के अधीन करारत सीमा तक उसका आहरण करता है तब विड्रॉल ऑफ रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall not be itself operate as an admission of against the landlord or any other claim made by the tenant if the landlord withdraw its to extent of rent agreed upon under the tenancy agreement। यानी जो टेनेंसी एग्रीमेंट की अवधि तक यदि मकान मालिक किराया विड्रॉ कर लेता है न्यायालय परिसर से, तो उस स्थिति में किराएदार जो है किसी अन्य तरह का क्लेम नहीं कर सकता। तो ये आपने देखा कि धारा 14 की उपधारा 5 में किराया जमा करने की क्या व्यवस्था की गई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 में किराया जमा करने की क्या व्यवस्था की गई है, इसके संदर्भ में आज मैंने आपसे चर्चा की। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनियम नियमावली 2021 भी बनाई गई थी। इस नियमावली के रूल 6 में किराया जमा करने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि धारा 14 की उपधारा 1 और उपधारा 3 के दिन किराया या अन्य प्रभार जमा करने का इच्छुक कोई व्यक्ति प्रपत्र जात में शपथ पत्र के साथ आवेदन करेगा। यानी 14(1) या 14(3) में यदि किराएदार किराया जमा करने के लिए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास आवेदन करेगा तो उस आवेदन पत्र का प्रारूप जो होगा प्रपत्र चार्ज में दिया गया है, यानी फॉर्म 4 में इसका दिया गया है। उस प्रारूप के अंतर्गत विद एफिडेविट उसका आवेदन किया जाएगा। अब इसके उपनियम 2 में बताया गया है किराया प्राधिकरण के नाम से डाक मनी ऑर्डर या पाने वाले के खाते में दे अकाउंट पे चेक या किसी डिजिटल प्रकार से ऐसा किराया जमा किया जाएगा जिससे किराया प्राधिकरण ऐसे खाते के उचित और सुरक्षित रख रखाव हेतु उसके संव्यवहार करने के लिए अकेले ही उत्तरदायी होगा। इसके उपनियम 3 में बताया गया है कि इस प्रकार जमा किए जाने पर किराया प्राधिकरण प्रपत्र 5 में नोटिस करवाएगा कि आवेदन को क्यों न स्वीकार कर लिया जाए और यथास्थिति भूस्वामी या उस व्यक्ति जो किराया प्राप्त करने के हकदार होने का दावा करते हैं आवेदन की एक प्रतिलिपि के साथ तामीला कराएगा। यानी कि जब कोर्ट में किराया जमा किया जाएगा तो मकान मालिक को नोटिस रूल 5 में दी जाएगी और उसमें फॉर्म 5 में नोटिस का जो प्रारूप है उस प्रारूप के तहत नोटिस दी जाएगी और उस नोटिस में कहा शोकाज नोटिस होगी कि आप आकर बताएं कि क्यों ना इससे किराया ले लिया जाए। यानी कि यहाँ इस स्थिति में यदि मकान मालिक आता है और वो कहता है नहीं साहब मैं किराया लेना चाहता हूँ, तो उस स्थिति में कोर्ट यहीं पर मामले को ख़त्म कर देगा। लेकिन यदि वो कहता नहीं साहब मैं ये किराएदार को जो अन्य कोई समस्या बताता तो न्यायालय उस कारण को स्पष्टीकरण के साथ साथ न्यायालय कोर्ट में जमा करने का आदेश भी कर देगा। उपधारा 6 के उपनियम 4 में बताया गया है पश्चात वर्दी अवधि के लिए किराया या अन्य प्रभाव को निरंतर जमा करने की स्थिति में आवेदक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा प्रत्येक बार नया आवेदन करे, किंतु आवेदक भूस्वामी को रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने वाले सम्यक अभिषेक सहित पूरा पता लिखे हुए तथा डाक टिकट लिखे हुए लिफाफे को प्रस्तुत करके प्रपत्र 6 में नोटिस तामीलाकरण की कार्रवाई करेगा। यानी कि अगर एक बार आवेदन पत्र कोर्ट में आपका स्वीकार कर लिया जाता है तो आगे यदि आपको किराया जमा करना है तो हर बार नया आवेदन नहीं करना पड़ेगा। उस स्थिति में फॉर्म 6 में नोटिस मकान मालिक को भेजी जाएगी और उसमें रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस होगी। इसमें डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा जो है आपको कोर्ट में देना होगा, उसी से नोटिस जाएगी फॉर्म 6 की, जिसमें ये इंटीमेशन मकान मालिक को दिया जाएगा कि फलां अवधि का किराया जो है न्यायालय में जमा कर दिया गया है और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मकान मालिक को यदि कोर्ट से किराया प्राप्त करना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनियम नियमावली 2021 के रूल 6 के उपधारा 5 में इसकी व्यवस्था की गई है।
भूस्वामी द्वारा अपने बैंक को खाते का विवरण प्रस्तुत करके और जमा की गई धनराशि के भुगतान के लिए अनुरोध किए जाने पर किराया प्राधिकरण किराए द्वारा जमा की गई धनराशि का अकाउंट पे चेक या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर नेफ्ट या किसी अन्य रीति से माध्यम से भूस्वामी को भुगतान करेगा। यानी कि उपनियम 6 यानी रूल 6 उपनियम 5 में यदि मकान मालिक आवेदन करेगा तो मकान मालिक के और वो अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल देगा तो जो किराएदार ने अकाउंट पे चेक आवेदन के साथ जमा किया था वो अकाउंट पे चेक उसको दे दिया जाएगा, या फिर जो भी रकम उसने दी थी उस रकम को मकान मालिक को उसके अकाउंट में RTGS के द्वारा या नेफ्ट के द्वारा या फिर अन्य रीति से भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में नगर परिषद किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 और उसकी नियमावली जो 2021 में बनी गई थी उसमें किराया प्राधिकरण के पास किराया जमा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके विषय में आज मैंने चर्चा की। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से विभिन्न नए नए विषयों पर लेक्चर लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।